आज लोग बाग बोलते हैं कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस देश में पैदा हुआ, इस समाज में पैदा हुआ, इस जात में पैदा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज चाहे आप कमजोर तबके के हो, चाहे किस भी हिस्से के हो, आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि अगर ये नहीं होते तो हमारा संघ नहीं होता और आज मैं प्रधानमंत्री नहीं होता। और जिसकी तारीफ नेल्सन मंडेला करते हैं, अगर भारत से कुछ लिया जा सकता है तो भारत का संविधान, और जिनसे प्रेरणा लेके कई देश आजाद हो गए। हंगरी बोलता है कि हमने उनसे प्रेरणा लेकर आजाद हो गए। और भारत और जो कोलंबिया में उनकी मूर्ति लगी हुई है, दुनिया के 158 देश उसकी तारीफ करते हैं। और जापान ने अभी मूर्ति लगाई और बोलते कि मानवतावाद की सेवा करने में ये आदमी पहला आदमी था। और आज भी उसकी देश ही नहीं दुनिया में बहुत तारीफ की जाती है। मैं बात करने जा रहा हूं आज बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव जी अम्बेडकर, जिन्होंने इतिहास रच दिया। नीचे तबके से आकर सबसे टॉप लेवल पे पहुंच गए। उस जमाने में 110 साल पहले अगर आप करना चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं बात करने जा रहा हूं आज भीमराव जी अम्बेडकर साहब के बारे में। 1891 में इनका जन्म हुआ रत्नागिरी में। 1851 इनका नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। 1891 में इनका जन्म हुआ और बचपन में इनकी माता का देहांत हो गया। तो बचपन से इन्हें मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा इन पर, बचपन से ही। तो उसके बाद ये शिफ्ट हो गए सतारा से शिफ्ट हो गए और माँ का देहांत हो गया। और पढ़ने में बड़ा रुचि थी इनकी, पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी। और बार बार अपने पिताजी से बोलते, पापा मुझे पढ़ना है, पापा मुझे पढ़ना है। तो वो बोलते थे, बेटा अपन निची जात के माहौर हैं और अपने को कोई पढ़ाता नहीं है, तो मैं तुझे कहाँ रुकूं। तो बड़ा जुगाड़ लगा के इनके पिताजी ने जुगाड़ लगाया और इनको किसी स्कूल में रख दिया। तो स्कूल में पढ़ने गए तो स्कूल में भी इनको बाहर बैठा दिया गया, बाहर बैठ जाओ और यहाँ बैठ के पढ़ोगे। तो पढ़ने में इनकी बहुत रुचि थी। तो टीचर ने एक दिन बोला, आओ इस ब्लैक बोर्ड पे सवाल करो। तो जैसे ही सवाल करने गए तो वहां हड़कंप मच गया और लोग चिल्लाने लगे और भागने लगे बच्चे स्कूल में। तो और हमारा टिफिन खींचने लगे। देखा क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि ये तो ब्लैक बोर्ड के पास से अपना टिफिन खींच रहे हैं। तो बोले इसकी परछाई पढ़ने से अपवित्र हो जाएगा। ऐसा मंजर देखा उन्होंने। और जैसे कुएं पे गए पानी पीने, बाहर जाते तो इनको पिटा गया। और संस्कृत पढ़ना चाहते थे पर संस्कृत पढ़ना तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए इनको स्कूल से बाहर निकाल दिया। एक बार क्या हुआ कि ये रिक्शा में बैठे जा रहे थे, तो बीच में रिक्शा वाले को पता लगा कि ये दलित आदमी है, अछूत आदमी। तो रिक्शा वाले ने इसको उतार दिया नीचे। बोला तू रिक्शा चलाएगा और चार्ज भी डबल देगा। तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। जिनके सुनने से अपवित्र हो जाए, जिनकी परिचय से अपवित्र हो जाए और जिसके छूने से अपवित्र हो जाए। तो यही चीज जाकर इनके बहुत बड़ा रोल अदा किया आगे बढ़ने में, और इनको बिल्ड करने में ये चीज सबसे आगे बढ़ी। तो ये महान दलित नेता थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक अर्थशास्त्री थे, एक राइटर थे। इन्होंने 2 किताबें लिखी, थीसिस, और 2 किताबें लिखी। उसी पर आरबीआई का गठन हुआ, उसी के आधार पर आरबीआई बना। तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, तो संस्कृत पढ़ना चाहते तो इनको स्कूल से निकाल दिया। तो इनकी बहुत रुचि थी। तो वहां के महाराजा थे साहिब जी गायकवाड़, वो इनके पास गए तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो इनको स्पॉन्सर किया गायकवाड़ जी ने और भेज दिया इनको बॉम्बे से इन्होंने इंटर करी, इंग्लिश के अंदर इंटर करी। दोस्तों आज की बात नहीं है, 110 साल पहले की बात है कि नीचे के पायदान का आदमी इंग्लिश में अगर इंटर करता है ना तो बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने इंटर करने के बाद वहां पर उन्होंने बीए किया सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में। और इसके बाद ये चले गए कोलंबिया। इससे खुश होकर इनकी स्कॉलरशिप के आधार पर ये चले गए कोलंबिया, न्यूयॉर्क में इन्होंने एमए किया हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, साइंस में। और वहां पर इन्होंने पीएचडी कर ली और वहीं रुके, आगे बढ़ गए, चले गए लंदन, ब्रिटिश। और वहां जाकर इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, डॉक्टरेट की पढ़ाई की और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। और वापस लैंड किए, भारत में आ गए और गायकवाड़ जी के पास गए और बोले कि बाबा आपने मेरा बहुत सहयोग किया है और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो इनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई। मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी बहुत ऊंची होती है।
एक बड़ा ओहदा होता है, तो वहां बैठ गए। फिर भी छुआछूत ने इनका क्या पीछा नहीं छोड़ा। वहां जो पियोन था, चपरासी था, जो फाइल आके फेंकता इनके पास, दूर से फेंकता कि मैं अछूत नहीं जाऊं, और तुम खाना भी इस ऑफिस में नहीं खाओगे, बाहर जाके खाओगे। कितनी दर्द, कितनी तकलीफ की बात है कि इतने बड़े ओहदे पे होते भी कितनी परेशानी झेली भीमराव जी ने। तो उसके बाद कुएं पे पानी नहीं पी सकते आप। इसके बाद क्या हुआ कि परेशानी यही कम नहीं हुई इनकी इनके 5 बच्चे पैदा हुए, 5 में से 4 बीमारी में मर गए, इलाज नहीं करा पाने के कारण, और इनकी घर वाली भी ज्यादा साथ नहीं दे पाई, रमाबाई, और उसका वो भी देहांत हो गया। तो उसके बाद ये सत्याग्रह में शामिल हो गए। देश में 1927 का सत्याग्रह हुआ था। तो अपने पारिवारिक परेशानी को छोड़कर देश सेवा में सम्मिलित हो गए, और उन्होंने उस समय दो बात रखी उस आंदोलन में कि दलितों को कुएं से पानी भरने दिया जाए, क्योंकि सार्वजनिक जगह है, किसी की प्राइवेट जगह नहीं है, तो वहां से पानी पीना दिया जाए। और यहीं तक सीमित बात नहीं थी। पहले दलितों की औरतों को घुटनों से ऊपर साड़ी पहननी पड़ती थी, नीचे तक नहीं पहन सकती थी, तो उससे भी इन्होंने निजात दिलाई। तो महिलाओं के लिए और गरीब तबके के लिए इन्होंने मानवता के लिए बहुत सारे काम किए। और उसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी के पास गए और बोला कि कम्युनिटी के आधार पर वोटिंग के आधार होना चाहिए, कम्युनिटी के आधार पर इलेक्शन का ये होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने इनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने वो अनशन पे बैठ गए। तो उन्होंने सोचा पहले देश समाज, तो इन्होंने महात्मा गांधी के पास गए और उन्होंने बोला मैं आपको आरक्षण दे सकता हूं। तो आरक्षण का वो रास्ता निकला पुना एक्ट से 1927 से। और उसके बाद 1947 में जब देश आजाद हो गया, तो नेहरू जी एक अपने कैबिनेट की वो फाइल लेके आए, और उन्होंने वो दी सामने कि मैंने एक कैबिनेट बना दी है और इसमें लिस्ट है, नाम है। तो महात्मा गांधी ने उसको पढ़ा, और पढ़ के देखा, तो उन्होंने बोला इसमें बाबा साहब का नाम कहाँ है। तो महात्मा गांधी ने बोला कि बाबा साहब का नाम लिखो इसमें, ये देश आजाद हो चुका है, ये कैबिनेट आजाद भारत की है। तो 1947 में बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूटी का चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया, जिन्होंने संविधान लिखा। लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने संविधान में क्या किया, सिर्फ कॉपी की। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कॉपी नहीं की। जब आप मकान बनाते हैं, शादी करते हैं, आप मकान बनाते हैं, तो दूसरे के मकान में जाकर देखते हैं कि मकान में सीढ़ियां कैसी लग रही है, खिड़कियां कैसी लग रही है, दरवाजे कैसे लग रहे हैं, उसके टाइल्स कैसी लग रही है। जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, आप उसको स्वीकार करते हैं, उसको अपनाते हैं। क्योंकि शादी होती है तो उसने शादी में कैसा अच्छा किया, तो वो देखते हैं और अपनाते हैं। बाबा साहब ने जिस भी देश के संविधान में जो बात अच्छी लगी उसको अपनाया, और इस प्रकार संविधान लिखा उन्होंने। बाबा साहब एक दलित लीडर थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक राइटर थे। उन्होंने 2 किताबें लिखी, उसके आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। बाबा साहब ने बोला था एजुकेशन इज द टूल, शिक्षा ही हथियार है। अगर शिक्षा अपनाओगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। आधी रोटी कम खाना, पर अपने बच्चों को पढ़ाना, शिक्षित बनो, तो भी जाके आगे जिंदगी में आप कुछ कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। उनका मानना था कि एक लीडर वो होता है जो नीचे के तबके के लोगों को ऊपर उठाता है। एक लीडर का काम होता है जो कमजोर तबके के लोग हैं, कमजोर है, गरीब आदमी है, जिनको ऊपर उठाता है, वही सही मायने में लीडर होता है। जब तक नीचे के तबके के लोग ऊपर नहीं आएंगे, उनका विकास नहीं होगा। जब तक कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बाबा साहब द्वारा बताया गया एक मार्ग, बाबा साहब की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। बाबा साहब के लिए बोलने लगो तो काफी समय लग जाएगा। आज जो ये महिलाओं को जो आजादी मिली हुई है, स्कूटी से चल रही है, कि महिलाओं की जो आजादी स्वतंत्रता के पीछे जो हाथ है, वो सब बाबा साहब का हाथ है। इस बाबा साहब के संविधान की वजह से ही आज महिलाओं को अधिकार मिले हुए हैं। आज कोई आईएएस है, आईपीएस है, तो ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने अपने संविधान में महिलाओं को बहुत आजादी दी और हर तबके के लिए उन्होंने नियम बनाए। तो बाबा साहब को मानना चाहिए। और जय हिंद, जय भारत।